हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अनसोल्ड पेपर के 2025 के सेट नंबर 2 को लेकर आए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और आज की इस वीडियो में ये सेट नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। और जिसे सेट नंबर 3 चाहिए तो वो कमेंट में ज़रूर बता देना। तो आइए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके पार्ट नंबर 10 को कराने वाले हैं। जिसने इसके पार्ट नंबर 1 से 9 तक नहीं देखे तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को ज़रूर देखे। और हाँ, आपकी हेल्प के लिए मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो आप उसमें जाकर भी सारी वीडियोस को सीक्वेंस से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए। इस मॉडल की कमियों को बोहर मॉडल ने कैसे दूर किया। तो ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का पूछा गया था। तो इसमें आप सबसे पहले हेडिंग डालोगे कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसका सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे कि परमाणु का समस्त धनावेश व द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। अब देखो, जैसे ये है एक परमाणु, ठीक है। तो इस परमाणु का समस्त धन आवेश मतलब जो सारा प्लस का चार्ज है, तो वो कहाँ होगा? इसके केंद्र में होगा। इसमें एक तो इसका सारा प्लस का चार्ज होगा इसमें, और दूसरा इसमें इसका सारा द्रव्यमान भी होगा, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे ही कह देते हैं बच्चों नाभिक, ठीक है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट था कि परमाणु का समस्त धनावेश व द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। अब इसका दूसरा पॉइंट है कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। अब ये क्या है? तो ये है एक नाभिक, इसके चारों ओर कैसी कक्षाएं होती हैं? तो ऐसी गोल गोल कक्षाएं होती हैं, ठीक है। ये हो गई, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं इनमें, ठीक है, कक्षाओं में। जैसे ये घूम रहा, ये घूम रहा, तो इनमें आज़ाद इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो बच्चों, इसका पहला पॉइंट क्या था कि जो भी परमाणु होता है उसका सारा का सारा धन आवेश और उसका द्रव्यमान किस में होता है? इसके केंद्र में होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। और इसका दूसरा पॉइंट है कि अब हमने नाभिक के बारे में तो बता दिया, अब हम ये बताएंगे कि इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं और जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब इसका तीसरा पॉइंट है कि नाभिक के चारों ओर घूमने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋण आवेश नाभिक के धन आवेश के बराबर होता है। मतलब कुल मिलाकर ये बात है कि जो भी परमाणु का प्लस का चार्ज होता है तो वो इसके किस में होता है? तो वो इसके होता है नाभिक में। और इसकी जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका सबका माइनस का चार्ज इसके चार्ज के बराबर होता है। मतलब कि तीसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि नाभिक के चारों ओर घूमने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋण आवेश नाभिक के धन आवेश के बराबर होता है, ठीक है। अब इसका चौथा पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है जो उन्हें एक साथ बांधे रखता है। मतलब कि जो ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है? नाभिक है। तो इनके बीच में एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल क्यों होता है इनमें? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होता है बच्चों इसमें माइनस का चार्ज, और जबकि इसमें नाभिक में होता है प्लस का चार्ज। तो जब दो विपरीत आवेश होते हैं तो वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, मतलब आकर्षित करते हैं। तो इसीलिए इसमें आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। तो आप इसमें लिखोगे कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है जो उन्हें एक साथ बांधे रखता है। अब हम देखेंगे जो इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को बोहर ने कैसे दूर किया। तो इसने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इनकी जो कमी थी उसको दूर किया। तो इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जैसे ये क्या है? प्लस है, मतलब ये क्या हो गया? मतलब ये पूरा हो गया है एक परमाणु। इसमें ये जो अंदर प्लस है तो ये हो गया इसका नाभिक, और ये जो है ये है इसकी क्या है? कक्षाएं हैं। कक्षाएं हैं ये, इन्हें स्थायी कक्षाएं कहते हैं। कैसी कक्षाएं होती है? तो ये स्थायी कक्षाएं होती है। और जो आपको ये दिख रहा है KLMN, या फिर 1 2 3 4 भी नंबर डाल सकते हो इनके।
तो ये होता है इनका एनर्जी लेवल यानी ऊर्जा स्तर। अब जैसे आपका एनर्जी लेवल होता है, ऐसे ही इन कक्षाओं का एनर्जी लेवल होता है। अब आप ये समझ लो कि आपका कोई स्कूल है, उसमें ये समझो कि ये है कक्षा 1, ये है कक्षा 2, ये है कक्षा 3 और ये है कक्षा 4। ठीक है। और कक्षा 1 का नाम क्या है? के, 2 का नाम एल, 3 का नाम एस। ठीक है। तो आप इनके बारे में लिखोगे कि परमाणु की स्थायी कक्षाएं या फिर ऊर्जा स्तर भी कहते हैं इन्हें। तो इन्हें के, एल, एम, एन या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से भी दर्शाते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए अपनी निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। अब जैसे आप हो इलेक्ट्रॉन, तो आप अपनी कक्षा में बिना अपनी एनर्जी को वेस्ट किए हुए घूम सकते हो। तो ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा का उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब होता है खर्च, है ना। तो इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए अपनी निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की मात्रा जैसे के, एल, एम, एन या 1, 2, 3, 4 क्या होती हैं? तो ये होती हैं निश्चित, जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब इसका दूसरा पॉइंट था कि इन कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करते हैं, जिससे परमाणु स्थिर रहते हैं। मतलब आप इन कक्षाओं में घूमते समय आप अपनी ऊर्जा को ना तो खर्च करते हो और ना ही आप कुछ पीकर अपनी ऊर्जा लेकर आते हो। ठीक है। तो मतलब ना तो इसमें ऊर्जा आएगी और ना इसमें से ऊर्जा चली जाएगी। ठीक है। तो इसमें यही बात बोली गई है कि इन कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करते हैं, जिससे परमाणु स्थिर रहते हैं। अब इसका तीसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनके कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणक होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन हो आप, तो आप केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हो जिनके कोणीय संवेग का मान क्या हो? h/2π का पूर्ण गुणक हो। मतलब पूरी तरह से क्या हो? गुना हो। किससे गुना हो? h/2π से। ठीक है। अब इसका आखिरी पॉइंट है, आखिरी पॉइंट क्या है बच्चे इसका? तो इसका आखिरी पॉइंट है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन यानी कि आप एक ऊर्जा स्तर यानी E2 से निम्न ऊर्जा स्तर, ये एक ऊर्जा स्तर नहीं है, तो ये उच्च ऊर्जा स्तर है E2। तो चौथा पॉइंट है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर यानी E2 से निम्न ऊर्जा स्तर E1 में कूदता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और जब वह निम्न ऊर्जा स्तर यानी E1 से उच्च ऊर्जा स्तर E2 पर कूदता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा की मात्रा होती है डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1। अब जैसे E1 और E2 आपको समझा दूं कि अब जैसे उच्च ऊर्जा स्तर तो है E2, उच्च ऊर्जा स्तर क्या है? E2, और निम्न ऊर्जा स्तर क्या है? तो ये है E1। उच्च ऊर्जा स्तर होता है E2 और निम्न ऊर्जा स्तर होता है E1। अब जैसे आप हो इलेक्ट्रॉन, अगर आप उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की तरफ आओगे, मतलब कि आप नीचे आ रहे हो, तो होगा उत्सर्जन, कि आप अपनी एनर्जी खो रहे हो। क्या कर रहे हो? खो रहे हो, मतलब उसका उत्सर्जन कर रहे हो। और अगर आप E1 से E2 की तरफ जाओगे तो आप अपनी एनर्जी अवशोषित कर रहे हो, मतलब उसका अवशोषण कर रहे हो, यानी अपनी मतलब और कुछ खा पी के और ऊर्जा आप ले रहे हो। ठीक है। तो ये अंतर होता है कि अगर उच्च से आ रहे हो नीचे की तरफ तो होगा उत्सर्जन, और अगर E1 से E2 की तरफ जा रहे हो तो होगा अवशोषण, है ना, मतलब एनर्जी को वापस लेना। अथवा करके अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नाभिकों का वर्गीकरण कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण देते हुए विशेषताएं लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का पूछा गया था। तो बच्चों इसमें सबसे पहले आएगा समस्थानिक, और फिर आता है दूसरा समभारिक, और तीसरा आता है सम न्यूट्रॉनिक। अब जैसे कोई भी तत्व है X, तो जो इसके नीचे होता है इसे कहते हैं क्या? परमाणु क्रमांक। क्या कहेंगे इसे? तो इसे कहते हैं परमाणु क्रमांक। और जो भी ऊपर होता है उसे कहते हैं इसमें द्रव्यमान संख्या। क्या कहेंगे? तो ये होती है द्रव्यमान संख्या। तो अगर हम बात कर रहे हैं इसकी परमाणु क्रमांक की,
तो आप समझ जाना स्थान, क्या स्थान मतलब कि नीचे वाला स्थान। और अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, ऊपर वाले की, तो आप समझ जाना कि ये क्या है, भार है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो वो किसी चीज का भी क्या होता है, वेट होता है, जैसे कि आपका वेट। ठीक है, तो ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है समस्थानिक। तो इसमें क्या आ रहा है, स्थान आ रहा है, और सम का मतलब होता है समान। तो मतलब जिसका स्थान समान हो या फिर जिसका परमाणु क्रमांक समान हो। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही लिखना है कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं किंतु इनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। इसमें बस इतना भी याद रखना कि ये एक ही तत्व के होते हैं। अब जैसे हमने लिया इधर हाइड्रोजन तत्व, एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन तत्व लिया, हाइड्रोजन आपको पता है H होता है, तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो तो कर दिया समान, एक एक एक, और जो इसकी द्रव्यमान संख्या है तो वो कर दी हमने चेंज। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया है किसका, तो ये हो गया है समस्थानिक का एग्जाम्पल। अब हम लिखेंगे, तो आपको आया तो है समझ में कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं किंतु उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। अब इसकी लिखेंगे क्या विशेषताएं। तो इसकी जो विशेषताएं हैं तो वो आसान है बहुत, क्योंकि सब इन्हीं में से ही है। तो एक है कि इसके परमाणु क्रमांक का मान समान होता है, तो ये तो अभी आपको इसमें चल गया पता। दूसरी है कि इसकी द्रव्यमान संख्या का मान असमान होता है, मतलब कि समान नहीं होता, हाँ ये चेंज है। तीसरा है इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती, मतलब इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या है तो वो भी समान नहीं होती। तो अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो कैसे वो निकालोगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो, तो क्या इनकी सेम है, क्योंकि इसमें आया एक, इसमें अगर 3 में से 1 जाएगा तो आएगा 2, तो इसीलिए वो इसमें समान नहीं है। अब इसका चौथा पॉइंट है कि इसमें एक ही तत्व के परमाणु भाग लेते हैं, ये एक ही तत्व है ना, H मतलब हाइड्रोजन। अब इसका सेकंड पॉइंट क्या है, तो इसका सेकंड पॉइंट है बच्चों समभारिक। समभारिक का मतलब उसका वेट, मतलब उसकी जो द्रव्यमान संख्या है यानी ऊपर वाली ये, तो ये कैसी होती है, तो ये होती है इसमें समान। तो इसमें लिखोगे कि भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होते हैं किंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है, तो ये समभारिक कहलाते हैं। तो ये इसका बिल्कुल उल्टा होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन लिया, इसका परमाणु क्रमांक 1 लिया, इसका लिया 2, मतलब इसका लिया 2, ठीक है, और साथ में ऐसे ही इसका एक की जगह 2 लिया और ऊपर लिया वो 2, ठीक है। या एग्जाम्पल ये ना लेकर, मतलब इसकी द्रव्यमान संख्या कैसी है, तो ये समान है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है कि जैसे हमने लिया कार्बन और यहाँ लिया हमने नाइट्रोजन, कार्बन का होता है 7, 6 और 14 ले लिया, और इसका लिया 7 है 14। तो अब देखो इसकी जो ऊपर वाले हैं तो ये समान है, तो इसीलिए किसका एग्जाम्पल है, तो ये है समभारिक का एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे इसकी विशेषताओं को। तो इसकी सबसे पहली विशेषता है कि इसकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। दूसरा पॉइंट है इसके परमाणु क्रमांक का मान असमान होता है। आपको यहाँ दिख रहा है परमाणु क्रमांक, एक जगह तो 1 है, एक जगह 2 है, तो ये अलग अलग होता है। तीसरा है इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी समान नहीं होती है। चौथा पॉइंट है इसमें अलग अलग तत्व भाग लेते हैं, जैसे यहाँ H है तो यहाँ क्या है कार्बन और यहाँ हो गया नाइट्रोजन। अब तीसरा और आखिरी है इसमें सम न्यूट्रॉनिक। तो इसके बारे में लिखोगे, इसमें मतलब इसका मतलब है जो इसके न्यूट्रॉन होते हैं तो वो समान होते हैं। तो इसमें आप लिखोगे अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने लिया एक H3 या फिर 2 He4 ले लिया, ठीक है, तो इसकी हमें निकालनी है न्यूट्रॉन की संख्या। तो एक H3 के न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। अब जो सूत्र होता है तो वो होता है A बराबर P प्लस N के, और अगर N को निकालना है, A क्या है यहाँ, तो A होता है द्रव्यमान संख्या, और P क्या होता है, तो P होता है वैसे प्रोटॉन, और जो कि किसके बराबर होता है, तो ये होता है परमाणु क्रमांक के बराबर, और N होता है न्यूट्रॉनों की संख्या।
तो n को इसमें आपको निकालना है। तो n तो अपनी जगह ऐसी रहा, ये p इधर चला जाएगा तो आया n बराबर a माइनस पी। तो इस सूत्र से हम कर लेंगे, मतलब कुल मिलाकर ये बात है कि इसमें से इसको घटा दो छुट्टी, तो आ जाएगा क्या n बराबर a माइनस पी। तो इसमें a कितना है 3 माइनस a कितना आ गया 2, यहाँ तो आ गए 2 न्यूट्रॉन। अब इसमें देखते हैं 2He4 में सूत्र क्या है n बराबर a माइनस पी के। a क्या है यहाँ 4, p क्या है 2, तो अगर 4 में से 2 चला गया तो आ गया 2। तो इसमें देखो कि इसमें दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या समान है ना, तो इसीलिए ये सम न्यूट्रॉनिक का एग्जाम्पल है। अब लिख देंगे इसकी विशेषताएं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसमें परमाणु क्रमांक का मान असमान होता है, इसमें द्रव्यमान संख्या का मान भी असमान होता है, इसमें चौथा है कि इसमें अलग अलग तत्व भाग लेते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।